शादी की जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर नामक राज्य में एक आरती नाम की लड़की अपनी माँ शकुंतला और पिता संजय के साथ रहती थी। आरती की माँ की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो सिलाई का काम करती थी। उसकी माँ नए नए डिज़ाइन वाले लहंगे और सूट सलवार बनाना जानती थी। एक दिन, माँ और कितना काम बाकी है? बेटा, अभी तो बहुत काम बाकी है। तुम्हें पता है, अभी अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है जिसे समय पर पूरा करना है। अगर ये समय पर पूरा नहीं हुआ तो आगे से फिर हमें कोई भी ऑर्डर नहीं देगा। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सारा काम समय पर खत्म हो जाएगा। पर अभी आप अंदर आओ। हाँ बेटा, पर थोड़ा सा काम खत्म करके मैं अभी आ जाती हूँ, तुम घर जाओ। नहीं माँ, मैं आपके साथ ही घर पर जाऊंगी, आप जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। आरती एक बहुत ही सुंदर और सयानी लड़की थी। दिखने में वो जितनी ज्यादा सुंदर थी, उससे कई ज्यादा अच्छे उसके संस्कार थे। वो हमेशा दूसरों से अच्छे से बात करती थी और लोगों की मदद भी करती थी। माँ, अब देखो रात होने वाली है और कितना काम बाकी है। बेटा, बस थोड़ा सा काम रह गया है। लहंगे में गोता लगाना बाकी है, जल्दी से लगा देती हूँ और फिर घर चलकर दोनों साथ में खाना खाएंगे। आरती अपनी माँ के साथ बैठकर अपनी माँ के काम के खत्म होने का इंतजार करती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी थोड़ी सी दूरी पर अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद संजय शकुंतला से कहता है, आ गई तुम? आज तो बहुत देर हो गई। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, बस 2 मिनट में आई। आरती अपने माता पिता के लिए टेबल पर खाना लगा देती है। तभी संजय शकुंतला से कहता है, शकुंतला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम जानती हो, पास के ही गांव से एक बहुत अच्छा आरती के लिए रिश्ता आया है। उन्होंने आरती को बाजार में देखा था और उन्हें हमारी आरती बहुत पसंद आई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का कैसा है और वो क्या काम करता है? लड़का तो बहुत अच्छा है और वो शहर में नौकरी करता है। शहर में उसका बहुत बड़ा मकान बना हुआ है और घर का इकलौता वारिस है। अगर उसके पास इतना कुछ है और वो इकलौता भी है तो जरूर लेन देन भी होगा। आप जानते हो ना, हमने अपनी बिटिया की शादी के लिए ज्यादा जमा पूंजी इकट्ठी नहीं करी है। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। और हाँ, कल लड़के वाले हमारे आरती बिटिया को देखने आ रहे हैं, तो तुम उसे एक अच्छा सा सूट पहनने के लिए दे देना और उसे तैयार कर देना। इतनी सब बातें हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह शकुंतला अपनी दुकान पर नहीं जाती है और घर की अच्छे से सफाई करती है और मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए स्वादिष्ट मीठे पकवान बनाती है। आरती को देखने वाले घर पर आ जाते हैं। लड़के के माता पिता आरती से सवाल जवाब करते हैं। लड़का नहीं आया था, केवल लड़के के माता पिता ही आरती को पसंद करके और रिश्ता पक्का करके वापस चले जाते हैं। अजी, हमारी बेटी आरती को लड़का तो देखने ही नहीं आया है, ऐसी क्या बात हो गई है? भाग्यवान, तुम फालतू में ही ज्यादा चिंता करती हो। क्या पता लड़के को नौकरी से छुट्टी नहीं मिली हो। शादी में तो आएगा ही ना, और वैसे भी हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसे कोई मना नहीं करेगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर आज से ही हमें एक एक पैसा जोड़ना होगा ताकि हम अपनी बिटिया की शादी में कोई कमी ना कर सके। उसके बाद शकुंतला अपनी दुकान पर चली जाती है और संजय अपनी फैक्ट्री चला जाता है। घर पर आरती घर के सारे काम खत्म कर लेती है और उसके बाद अपनी माँ की दुकान पर उनका हाथ बटाने के लिए पहुँच जाती है। लाइए माँ, मैं भी आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। आरती भी अपनी माँ के साथ मशीन पर बैठकर उनकी मदद करती है और वो शहर से आए हुए ऑर्डर पूरे कर देते हैं। वो सबसे बड़ा ऑर्डर आने वाले हफ्ते में जाने वाला था। ऑर्डर पूरा हो गया था, जिस वजह से शकुंतला के सर से टेंशन खत्म हो गया था। शकुंतला ने ऑर्डर का 70% पैसा ले रखा था जो दुकान में ही था। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और एक दिन शकुंतला अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी वहाँ पर आवाज आने लगती है, भागो भागो, अरे भागो। पैरों की हलचल के साथ साथ शोर भी बढ़ता जा रहा था। बाहर से आ रही आवाज को देखने के लिए आरती अपने माता पिता के साथ घर के बाहर आती है।
तभी वो देखते हैं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? ये कैसा शोर है? क्या हो गया? अरे भैया क्यों भाग रहे हो? अरे वहाँ देखो, वो दुकान में आग लग गई है और चारों तरफ फैल रही है। जल्दी पानी लेकर आओ। आग लगने की खबर सुनकर शकुंतला, संजय और आरती तीनों दुकान की तरफ भागकर पहुंच जाती हैं। तभी वो देखते हैं कि दुकान में आग लगी हुई है। हे भगवान, हे राम, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। सेठ का पूरा ऑर्डर दुकान में भरा हुआ है और तो और सारा पैसा दुकान में ही है। जल्दी कोई आग को बुझाओ, पानी लाओ रे पानी लाओ। संजय अपनी पत्नी शकुंतला को संभालता है। तभी आरती भागते हुए दुकान के अंदर पहुंच जाती है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ, जल जाओगी बेटी। आरती रुक जाओ। आरती किसी की नहीं सुनती है और वो दुकान के अंदर भागते भागते आग की लपटों से बचते हुए अंदर पहुंच जाती है और वो दुकान में रखा हुआ सेठ का ऑर्डर और रुपए पैसे लेकर बाहर आ जाती है। दुकान में बचा कुचा सामान जल जाता है और आरती भी पूरी तरह से आग में झुलस गई थी। संजय अपनी बेटी के ऊपर कंबल डालता है और उसकी आग बुझा देता है। माँ देखो, मैंने सब कुछ बचा लिया। सेठ का पूरा ऑर्डर बाहर ले आई हूँ। अब सब कुछ बच गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आप चिंता मत करो माँ। इतना कहकर आरती बेहोश हो जाती है। तभी संजय अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुँच जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद आरती ठीक तो हो जाती है, परंतु उसके चेहरे पर आग के निशान रह जाते हैं, जिस वजह से उसका चेहरा खराब हो जाता है। माँ देखो ना, मेरा चेहरा कितना खराब हो गया है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं बेटी, भगवान तो बहुत अच्छे हैं। उसने तेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। एक समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर हौसला बनाए रखो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। शकुंतला अपनी बेटी को दिलासा देती है। तभी वहाँ पर संजय आ जाता है। संजय का मुंह बहुत उदास था। तभी शकुंतला कहती है, अजी क्या हुआ? आप इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हुए हो? क्या बताऊं भाग्यवान, लड़के वालों का फोन आया था। उन्हें सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने आरती से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। संजय अपनी पत्नी को ये सारी बातें बता रहा होता है कि तभी आरती को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अरे आरती बिटिया, कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए इससे अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है बिटिया। अजी जाने दीजिए, उसे इस समय अकेला छोड़ दीजिए। थोड़ी देर रो लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। आरती रोते रोते अपने गांव में जंगल में पहुंच जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। आरती को जब भी अकेलापन महसूस होता था तो आरती अक्सर वहां बैठ जाया करती थी। आरती वहां बैठकर बहुत देर तक रोती है। आरती को रोता हुआ आसमान से एक परी बहुत देर से देख रही होती है और उससे रहा नहीं जाता और वो आरती के सामने प्रकट होती है और कहती है, क्या हुआ आरती, तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? आप ये मुझसे पूछ रही हो? क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? आप ये मुझसे पूछ रही हो? आपको मेरे चेहरे पर ये काले काले निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? इसकी वजह से मेरे माता पिता को कितनी तकलीफ हो रही है। कितनी मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिला था, अब उन्होंने भी शादी तोड़ दी है। मेरे माता पिता की तो नाक ही कट गई। अच्छा तो ये बात है, पर तुम्हारा चेहरा जल जाने की वजह से रिश्ता तोड़ना तो बहुत गलत बात है। हमें लड़के वालों को सबक सिखाना चाहिए। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ। इस मेकअप किट का इस्तेमाल करने से तुम्हारा चेहरा पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा और सारे निशान गायब हो जाएंगे। क्या सच में आप सही कह रही हो? पर डॉक्टर ने तो कहा था ये निशान अब कभी नहीं जाएंगे। देखो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इससे जिद्दी से जिद्दी निशान चला जाता है। तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो। आरती परी को धन्यवाद करती है और उससे वो जादुई मेकअप किट ले लेती है। घर जाकर आरती उस मेकअप किट का इस्तेमाल करती है
और धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर ही आरती का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह बेटी आरती, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तो तुम और सुंदर लगने लगी हो। ये सब जादू कैसे हो गया? आरती अपनी माँ को अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह परी उसे एक जादुई मेकअप किट देकर जाती है और उसी की वजह से आज उसका पूरा चेहरा पहले जैसा हो गया। देखा बेटी, मैं तुझे कहा करती थी ना कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। ऐसे ही एक दिन बाजार से आरती सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सा लड़का जिसका नाम रमेश होता है वो आरती से टकरा जाता है। रमेश बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। रमेश आरती को एक ही नजर में पसंद कर लेता है। हे ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। आरती को भी रमेश बहुत पसंद आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और अपनी सब्जियां लेकर वापस घर आ जाती है। आरती का घर बाजार में बहुत पास था। सब्जी लेने के बाद आरती को घर में घुसता हुआ रमेश देख लेता है और अगले ही दिन रमेश अपने परिवार के साथ आरती के घर पर रिश्ता लेकर आ जाता है। तब पता चलता है कि आरती वही लड़की है जिसका चेहरा जल गया था और उसके माता पिता ने शादी के लिए मना कर दिया था। ये सब होने के बाद रमेश के माता पिता आरती के परिवार से माफी मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं बहन, गलतियां तो सब करते हैं और आप हमसे बड़ी हैं। ये माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता है। हमने आपको माफ किया और हम आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करने को बिल्कुल तैयार है। उसके बाद रमेश और आरती दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी शहर में अपना जीवन बिताने लगती हैं। उत्तर प्रदेश में पार्वती नाम की एक औरत अपनी 3 बेटी और पति के साथ रहती थी। पार्वती का पति एक हादसे में अपने दोनों हाथ और पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़ के पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले पार्वती ने उठा रखा था। पार्वती की तीनों बेटियों ने इसी साल स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन पार्वती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे? बेटी, तीनों का एडमिशन एक साथ करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जमींदार के यहाँ से कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ। फिर पार्वती अपनी तीनों बेटियों का कॉलेज में एडमिशन के लिए जमींदार के पास कर्ज मांगने चली जाती है। जमींदार जी, मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है। मुझे आपसे कुछ कर्जा चाहिए। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर अंदर तुमने अगर मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दोगुना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतता जाएगा तुम्हारे पैसे डबल होते जाएंगे। मुझे मंजूर है जमींदार साहब। इसके बाद जमींदार पार्वती को 25,000 रुपए दे देता है। पार्वती जमींदार का धन्यवाद करके घर चली जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों ये लो पैसे और तीनों अपना अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लो। पार्वती की तीनों बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती है, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती है तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ थे। उन सभी के बीच में तीनों बहनों को बहुत अजीब सा महसूस होता है। सबसे बड़ी वाली बहन बोलती है, नीलम, यहाँ तो सबने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देखे, इनके आगे तो हम भिखारियों की तरह लग रहे हैं। कहीं ये लोग हमारा मजाक ना बना दे। अरे नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता होगा। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक सीमा नाम की बहुत खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम सीमा है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तीनों बहनें लग रही हो। जी, हम तीनों बहनें ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो।
तुम्हें पता नहीं है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? उसके बाद सीमा पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है, पूरी क्लास कान खोलकर मेरी बात सुन ले, कोई भी इन तीनों लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा, और अगर किसी ने इन तीनों गवार से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। सीमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, साथ ही बहुत घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसे इस बात का बहुत घमंड था। सारी क्लास सीमा से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। क्योंकि सीमा ने सबको तीनों बहनों से बात करने के लिए मना किया था, तो पूरी क्लास में कोई भी तीनों बहनों से बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी मिलकर तीनों बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक सेकंड ईयर में पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट कुणाल नाम का लड़का भी पढ़ता था। कुणाल की स्मार्टनेस पर पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन कुणाल किसी को भाव तक नहीं देता था। सीमा भी कुणाल के पीछे पागल थी, लेकिन कुणाल सीमा को कुछ भी नहीं समझता था। इसी तरह कुछ समय बीतते गए। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीदी, अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं तो मैं कभी यहाँ एडमिशन नहीं करवाती। ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ना, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं ना, जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम हुए और तीनों बहनों ने टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया ये देखकर सीमा बहुत जल गई। सीमा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तीनों ने टॉप कैसे किया। सीमा मन ही मन सोचती है, वैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों बहनों के पास कपड़े तो होंगे नहीं, मैं वही इनका मजाक बनाऊंगी, पूरे कॉलेज के आगे इनकी बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ आएगा। उसके बाद फिर से सीमा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और बोलती है, अरे ओ तीनों हीरोइनें, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो क्या पहन कर आ रही हो तीनों बहनें? वही फटे पुराने कपड़े या कुछ अच्छा? सीमा की ये बात सुनकर उसका पूरा फ्रेंड सर्कल जोर जोर से हंसने लगता है। तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती है। वो बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती हैं। घर जाते वक्त नीलम कहती है, अरे हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। कॉलेज के फंक्शन में सीमा हमारा तो बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो नीलम, सीमा हमारा बहुत मजाक बनाएगी। अर्पिता और नीलम ये बात कर ही रहे थे कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो, कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर घाघरा चोली दे दे जैसे कि कहानियों में होता है? अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में ही होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्पिता इतना कह रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है। परी को आता देख छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी देखो परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर हैरान हो जाती हैं। लड़कियों हैरान मत हो, मैं सिंड्रेला परी हूँ जो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत सुंदर सुंदर घाघरा चोली दूंगी। फिर क्या था, सिंड्रेला परी ने अपनी छड़ी घुमाकर 3 घाघरा चोली प्रकट किए और तीनों बहनों को एक एक घाघरा चोली दे दिया। घाघरा चोली पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुईं। तभी नीलम ने कहा, अरे वाह, ये घाघरा चोली तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब देखते हैं वो सीमा हमारा मजाक कैसे बनाएगी। नीलम, ये घाघरा चोली सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, ये जादुई भी है। उसके बाद तीनों बहनें वो घाघरा चोली लेकर घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन आता है। तीनों बहनें अपना सुंदर सुंदर घाघरा चोली पहनकर एनुअल फंक्शन में जाती हैं। घाघरा चोली जादुई था, इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स की नजर सिर्फ तीनों बहनों पर ही थी। यहाँ तक कि कॉलेज के सबसे स्मार्ट लड़के कुणाल की भी नजर तीनों बहनों पर ही थी।
सीमा तीनों को देखकर बहुत जल जाती है। इनके पास इतने खूबसूरत कपड़े कहाँ से आ गए? अभी इनके कपड़े खराब करती हूँ। उसके बाद सीमा अर्पिता के कपड़े पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा कुणाल सब कुछ देख रहा था। वो अर्पिता के पास आकर कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी ड्रेस साफ करने में आपकी मदद करवा सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। ये देखकर सीमा और ज्यादा जल जाती है। उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई घाघरा चोली पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है। अब पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमता रहता था, यहाँ तक कि कुणाल भी। जादुई घाघरा चोली से वो तीनों और बहुत सारे कपड़े मांग लेते हैं और साथ ही अपनी गरीबी भी दूर कर लेते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।